छत्तीसगढ़ बहुत ही खुशहाल राज्य था, क्योंकि वहाँ का राजा रतन सिंह बहुत ही दयालु और शक्तिशाली था। लेकिन उसका मंत्री भोला बहुत ही चालाक और कपटी स्वभाव का था। वो सिर्फ अपनी ही भलाई के बारे में सोचता था। मैं मनमौजी रहूंगा अकेला, मांगू भीख भर भर थैला। महाराज, आपने इस भिखारी को देखा? लगता है ये यहाँ नया आया है। आज से पहले हमने इसे यहाँ कभी नहीं देखा। नहीं महारानी, हमने उसे नहीं देखा। हम अपने बेटे महावीर के बारे में सोच रहे थे। अगर 2 साल पहले हम उसे अपने साथ नदी किनारे ना ले जाते, वहाँ भगदड़ ना मचती, तो वह आज भी हमारे साथ होता। महाराज, महल में चोरी हो गई और चोरी का शक एक भिखारी पर है। उसे जल्दी पकड़ा जाए और राज दरबार में पेश किया जाए। महाराज, यही है वो चोर जिसने राजमहल में चोरी की है। इसे सेनापति शेर सिंह ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। महाराज, मैंने चोरी नहीं की। इस चोर की तलाशी ली जाए। महाराज, ये रहा वो हार जो चोरी हुआ था, लेकिन चोरी हुआ बाकी का सामान इसके पास नहीं है। लगता है इसने वो सामान कहीं छुपा दिया है। महाराज, मैंने चोरी नहीं की। ये हार मेरे झोले में कहाँ से आया? मैंने कहीं भी कुछ भी नहीं छुपाया। एक तो चोरी करते हो और झूठ बोलते हो। तुम्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। महाराज, हमारे राज्य के कानून के अनुसार चोरी करने वाले को पूरे 1 साल तक राज्य से बाहर रहना पड़ता है। सेनापति, इस भिखारी को राज्य की सीमा के बाहर छोड़ाओ और ध्यान रहे कि ये 1 साल तक राज्य की सीमा के अंदर ना आ सके। चोरी तो मैंने की और सजा इस भिखारी को मिली। हूं ना मैं बहुत होशियार। राजा के कहने पर सेनापति उस भिखारी को राज्य की सीमा के बाहर एक जंगल में छोड़ आता है, जहाँ वो भिखारी झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। महाराज, आपकी कोई संतान नहीं है और इस राज्य के कानून के अनुसार अब आपको राज्यवंश आगे बढ़ाने के लिए किसी बालक को गोद लेकर उसे इस राज्य का राजकुमार घोषित करना होगा। और मेरे बेटे रवि से ज्यादा होशियार और काबिल कोई भी नहीं है जिसे आप गोद ले सकें। कौन कहता है कि महाराज की संतान नहीं है? उनकी एक संतान है जो इस राज्य का राजकुमार भी है। लेकिन वो उस भगदड़ में कहीं खो गया था और वो जिंदा है या नहीं, ये कोई नहीं जानता। मंत्री जी सही कह रहे हैं। अब समय आ गया है कि अब हम संतान को गोद लेकर उसे इस राज्य का राजकुमार बनाएं। वो कोई और नहीं बल्कि मंत्री भोला का बेटा रवि होगा। हम ये घोषणा करते हैं कि 2 दिन बाद हम रवि को गोद ले लेंगे। देखी मेरी होशियारी, कैसे मैंने राजकुमार को अपने रास्ते से हटा दिया और अपने बेटे को इस राज्य का राजकुमार बना दिया। उसके अगले दिन वो भिखारी फल तोड़ने के लिए जंगल के अंदर जाता है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करते हुए गुफा के अंदर पहुंच जाता है। तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ कौन बांध कर गया? मैं राजकुमार महावीर हूँ और मुझे यहाँ भोला ने बंदी बनाकर रखा है। क्या मंत्री भोला ने तुम्हें बंदी बनाया हुआ है? उसी की वजह से मैं भी 1 साल के लिए राज्य से बाहर रहने की सजा भुगत रहा हूँ। राजकुमार, आप चिंता मत करिए, मैं आपको अभी राजमहल ले चलूँगा। मंत्री भोला ने मुझे झूठे इल्जाम में क्यों फंसाया? उसे ऐसा करके क्या फायदा हो सकता है? और तो और उसने राजकुमार को भी यहाँ बंदी बनाकर रखा है। जरूर वो कोई बड़ा षड्यंत्र रच रहा है।
मुझे उसके षड्यंत्र को नाकाम करना होगा। सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि वो क्या चाहता है। इसीलिए अभी राजकुमार को महाराज के पास ले जाना सही नहीं होगा। ये सोचकर वो भिखारी राजकुमार को राजमहल ना ले जाकर अपनी झोपड़ी में ले जाता है और खुद रात के समय सबसे छुपकर मंत्री के घर के बाहर जाकर छुप जाता है और उसकी बातें सुनने लगता है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी इतनी सालों की मेहनत का फल मुझे मिल गया। अब राजा की सारी दौलत और राज्य मेरा होगा। अब मेरा बेटा बनेगा प्रतापगढ़ का राजा। हाँ पिताजी, अब मैं बताऊंगा कि अच्छा राजा कैसे बना जाता है। अभी सब्र करो मेरे बेटे, अभी तुम सिर्फ राजकुमार बनोगे, जिसमें अभी पूरी रात बाकी है। उसके बाद शुरू होगा मेरा असली खेल। हम दोनों मिलकर राजा और रानी को अपने रास्ते से हटा देंगे और फिर बनेंगे इस राज्य के राजा। तो ये है इस मंत्री की चाल। मुझे ये बात राजा जी को जाकर बतानी चाहिए। नहीं, अगर मैं राजा जी के पास गया तो वो मुझे बंदी बना लेंगे। मुझे सेनापति के पास जाना चाहिए। भिखारी शेर सिंह से पूरी बात बताता है और शेर सिंह उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। मैं पूरे राज्य के सामने घोषणा करता हूँ कि मैं अपने मंत्री के बेटे रवि को इस राज्य का राजकुमार। रुकिए महाराज, आपके पुत्र राजकुमार महावीर सिंह जीवित हैं। तू ये क्या बकवास कर रहा है? और सजा पूरी होने से पहले यहाँ आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? सिपाहियों, इसे बंदी बनाया जाए। ठहरो, पहले इसकी बात सुनी जाए महाराज, फिर जो चाहे वो सजा देना। कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, आपके पुत्र राजकुमार महावीर सिंह जी जीवित हैं और उन्हें इस मंत्री भोला ने बंदी बनाया था ताकि वो अपने बेटे रवि को इस राज्य का राजकुमार बना सके। ये है आपका बेटा, बिल्कुल सही सलामत। मंत्री और उसके बेटे रवि को बंदी बनाया जाए। तुम्हें कैसे पता चला मेरा बेटा कहाँ है और इसे भोला ने बंदी बनाया है? भिखारी राजा शेर सिंह से पूरी बात बताता है। तुमने हमारे बिछड़े राजकुमार को हमसे मिलाया। कहो, क्या इनाम चाहते हो? महारानी, मैंने चोरी नहीं की, मुझे झूठे इल्जाम में फंसाया गया था। मुझे न्याय दिलवाइए। महाराज, इसी मंत्री ने इस पर चोरी का इल्जाम लगाया था। इसकी तलाशी ली जाए और सच बाहर लाया जाए। राजा के आदेश पर सिपाही मंत्री के घर तलाशी लेते हैं, जहां चोरी किए गए गहने मिल जाते हैं, जिसके बाद उस भिखारी को चोरी के इल्जाम से बरी कर दिया जाता है। तो इस तरह भिखारी की मदद से राजा और रानी को बिछड़ा राजकुमार वापस मिल जाता है। माधोपुर नामक एक बहुत बड़ा राज्य था, जहां पर राजा रघुवीर सिंह का राज था। वो बहुत ही समझदार और दयालु राजा था। एक दिन वो सभा में बैठा अपने मंत्री नीलकंठ से प्रजा की भलाई के बारे में चर्चा कर रहा था। तभी उसकी पत्नी रानी कमलावती रोती हुई वहां पहुंची। क्या हुआ रानी कमलावती, तुम रो क्यों रही हो? महाराज, मेरे गहने चोरी हो गए। हमारे राज्य में किसकी इतनी हिम्मत जो हमारी रानी के गहने चोरी करे? मंत्री जी, तुरंत उस चोर को ढूंढा जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि फिर से कोई दोबारा हमारे राज्य में चोरी करने की हिम्मत न करे। राजा के आदेश पर मंत्री तुरंत ही उस चोर को ढूंढने निकल जाता है। मंत्री पूरे राज्य में ढूंढता है, लेकिन वो चोर उसे कहीं नहीं मिलता। मंत्री हार मानकर वापस राजा के पास जाता है। महाराज, वो चोर कहीं नहीं मिला। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे गहने बहुत प्रिय हैं, वो मुझे वापस चाहिए। रानी की जिद के आगे राजा हार मान लेता है और ये ऐलान करवा देता है
कि जो कोई भी रानी के गहने ढूंढ कर लाएगा राजा उसे मुंह मांगा इनाम देगा। ये बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल जाती है और सभी लोग रानी के गहने चुराने वाले चोर को ढूंढने लगते हैं। लेकिन राज्य में एक व्यक्ति ऐसा था जिसे रानी के गहनों और राजा के ऐलान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो धनु नाम का एक गरीब मछुआरा था जिसका ज्यादातर समय नदी में मछलियां पकड़ते हुए बीत जाता था। अरे धनु, तुझे पता है रानी कमलावती के गहने चोरी हो गए हैं और राजा ने यह ऐलान करवा दिया है कि जो भी रानी के गहने ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मुझे क्या करना राजा के ऐलान से? मैं तो जा रहा हूँ मछलियाँ पकड़ने, शायद आज कुछ मछलियाँ मिल जाएं। इसीलिए तो तू गरीब है, इस गांव में तुझसे गरीब कोई भी नहीं है और इतना अच्छा मौका मिलने के बाद भी तुझे मछलियां पकड़ने की पड़ी है। चल तू भी उस चोर को ढूंढ, शायद तुझे वो चोर मिल जाए और तेरी किस्मत बदल जाए। धनु उसकी बात नहीं मानता और मछलियां पकड़ने चला जाता है, लेकिन उसे एक भी मछली नहीं मिलती और वो अपनी नाव नदी के किनारे लगाकर घर वापस जाने लगता है। आज का दिन भी ऐसे ही बीत गया, मछलियाँ नहीं मिली, अब मैं क्या करूँगा? धनु घर वापस पहुंच पाता उससे पहले ही रास्ते में उसे राजा के सैनिक पकड़ लेते हैं और राजा के सामने ले जाते हैं। मैंने सुना है कि तुम उस चोर को नहीं ढूंढना चाहते जिसने हमारी रानी के गहने चुराए हैं। महाराज, मैं बहुत गरीब और कमजोर हूँ, भला मैं उस चोर को कैसे पकड़ सकता हूँ? उस गांव वाले ने धनु की शिकायत राजा से कर दी थी, इसीलिए राजा उस गरीब मछुआरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा था और गुस्से में फिर वो बोला, तुम्हारी बातों से लगता है जैसे तुम भी उस चोर के साथ मिले हो और तुम्हें पता है कि वो कहाँ है, इसीलिए तुम उसे ढूंढना नहीं चाहते। नहीं नहीं महाराज, मैंने किसी के साथ मिलकर चोरी नहीं की और उस चोर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, मैं तुम्हें 2 दिनों का समय देता हूँ। अगर तुम रानी के गहने और उस चोर को लेकर दरबार में उपस्थित नहीं हुए तो तुम्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। धनु राजा को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन राजा उसकी कोई बात नहीं सुनता। आखिरकार धनु निराश होकर वापस अपने घर चला जाता है और बैठे बैठे सोचता है, क्या करूं, कहां ढूंढूं उस चोर को? अगर गहने वापस नहीं मिले तो महाराज मुझे आजीवन कारावास की सजा देंगे, अब मेरा क्या होगा? तभी उसके घर मंत्री नीलकंठ पहुंचता है। उसे देखकर धनु घबरा जाता है। मंत्री जी, मैं उस चोर को नहीं जानता और मैंने गहने भी नहीं चुराए। मैं ये बात जानता हूँ कि तुमने चोरी नहीं की, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। नीलकंठ धनु के कान में एक तरकीब बताता है। और अगले ही दिन धनु राजा के पास पहुंचता है। महाराज, मैं ये जानता हूँ कि महारानी के गहने कहाँ हैं। अगर तुम जानते हो कि गहने कहाँ हैं तो तुम उन्हें जल्दी से मेरे सामने लेकर आओ। जी महाराज, मैं गहनों के बारे में जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं महारानी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। धनु की बात सुनकर राजा गुस्सा हो जाता है, लेकिन मंत्री के समझाने पर वो उसकी बात मान लेता है और धनु को रानी कमलावती से बात करने की इजाजत दे देता है। महारानी, आपने पिछली बार अपने गहने कब पहने थे और उन्हें उतार कर कहाँ रखा था? मैं पिछली बार अपने गहने पहनकर अपनी सहेलियों के साथ नदी में नहाने गई थी और इसके बाद मेरे गहने चोरी हो गए। महारानी, क्या आपको याद है कि नहाने के बाद जब आप महल वापस आई थीं, तो आपने गहने उतारकर कहाँ रखे थे? मुझे ये बात अच्छे से याद नहीं है। धनु और रानी कमलावती की बात पूरी हो जाने के बाद मंत्री नीलकंठ बोला, महाराज, मैंने सैनिकों के साथ पूरे राज्य में महारानी के गहने ढूंढे, लेकिन गहने कहीं नहीं मिले। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बार नदी के किनारे, जहां महारानी उस दिन नहाने गई थीं, वहां गहने ढूंढना चाहता हूं। राजा रघुवीर सिंह मंत्री को नदी के किनारे गहने ढूंढने की इजाजत दे देता है और मंत्री धनु को लेकर नदी के किनारे पहुंच जाता है।
वो दोनों मिलकर गहने ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें रानी के गहने कहीं नहीं मिलते। अगर गहने नहीं मिले तो महाराज मुझे आजीवन कारावास की सजा देंगे। अब मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत ढूंढने के बाद भी जब गहने नहीं मिलते तो वो दोनों हार मानकर वापस जाने लगते हैं। तभी धनु को नदी के किनारे रखे एक पत्थर के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। मंत्री जी वो देखिए, उस पत्थर के नीचे कुछ चमक रहा है। मंत्री तुरंत जाकर पत्थर हटाकर देखता है तो उसे रानी के खोए हुए गहने मिल जाते हैं, जिन्हें लेकर वो दोनों राजा के पास पहुंच जाते हैं। महाराज, महारानी के खोए हुए गहने वापस मिल गए हैं। मंत्री जी, तुम्हें ये गहने कहाँ मिले? महाराज, ये गहने उसी पत्थर के नीचे रखे हुए थे जहाँ महारानी ने उस दिन नहाते समय उन्हें उतार कर रखा था और नहाने के बाद वापस पहनना भूल गई थी। अपने गहने वापस पाकर रानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे याद आ जाता है कि वो उस दिन गहने पत्थर के नीचे रखकर भूल गई थी। जी महाराज, मंत्री जी सही बोल रहे हैं, मैं ही नदी के किनारे गहने उस पत्थर के नीचे रखकर भूल गई थी। मंत्री जी, मैं आपकी होशियारी से बहुत प्रसन्न हूँ। आपने मुझे एक बेगुनाह को सजा देने से बचा लिया, लेकिन आपने महारानी के गहने ढूंढे कैसे? महाराज, जब मैंने धनु को देखा तब मैं समझ गया था कि धनु का गहनों की चोरी से कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए मैंने उसे बेगुनाह साबित करने की एक तरकीब सोची और धनु को भी उसमें शामिल किया। मंत्री नीलकंठ ये जानना चाहता था कि महारानी ने गहने आखिरी बार कब पहने थे, जिससे उसे गहने ढूंढने में आसानी हो, और उसने ये तरकीब धनु को उसके घर जाकर बताई थी। मंत्री नीलकंठ की बात मानते हुए धनु ने महारानी से उन गहनों के बारे में पूछा और ये जानकर कि महारानी ने आखिरी बार गहने कब पहने थे, मंत्री नीलकंठ ने धनु मछुआरे के साथ मिलकर वो गहने ढूंढ लिए। इस तरह मंत्री नीलकंठ की सूझबूझ से वो गरीब मछुआरा राजा की सजा से बच गया।